बिहार की स्थिति तो भाई साहब ये खराब थी कि 5 बजे के बाद हम लोग कहा, मेरे माता पिता कहते थे कि भाई 5 बजे से पहले आ जाया करना। माहौल इतना खराब हो गया था जी। हर आदमी के दिमाग में होता था कि मुझे दबंग बनना है। राइफल, पिस्टल, बंदूक लेके लोग घूमते थे। कलम, किताब, कॉपी से दोस्ती कोई मतलब नहीं था, दूर दूर तक मतलब नहीं था। राइफल बंदूक। हाँ, काटा राइफल बंदूक। चौबे जब दिल्ली पहुंचे तो पॉकेट में कितना पैसा था? चाय के ठिए पर हाँ, मिल गया। हाँ, मिल गया। अच्छा, ऐसा मिला कि जहाँ से मेरा लाइफ चेंज हो गया। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मैं ही हूँ। जो कहता हूँ पीएम और सीएम सब हमारे नाम से काम करते हैं। मतलब सीएम और पीएम हमारे लिए कोई मायने, हमारे यहाँ दिन रात बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के छत को बिहारी पकड़ लेता है। 25,000 पहले मिला था, इस बार कितना मिला? 5 लाख का अमाउंट। 5 लाख रुपया। बाबूजी माँ ने तो पूछा होगा नहीं कहाँ से ले आए? कुछ दिन तक तो बताइए नहीं किया। लाइफ में हर आदमी को ईश्वर अपॉर्चुनिटी देता है। गांव नहीं जाएंगे ये सोच लिया। हाँ, किसी स्थिति में नहीं जाएंगे। हाँ, अब दिल्ली से लौट कर नहीं आना, कुछ करके जाएंगे। 10 दिन बाद बोले कि फ्लाइट का टिकट दिए कि आप बॉम्बे आओ। पहली बार जहाज पहुंचे थे, कैसा लगा? पहली बार तो समझे में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा। समझे में नहीं आया तो ऐसा कहानी बना देंगे कि हम नाम नहीं बताएंगे। हमारे देश के बिहार के सबसे बड़ा नेता गए एक 5 स्टार होटल में, हमने उनको रुकवा दिया। उनको बाथरूम करने नहीं आया। हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ से गर्म खुलेगा तो ये करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। उनको जीवन में कभी भी आपको पैसा हो तो अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए 10,000 बच्चों को तो बिहार में बक्सर जिला में पढ़ाते हैं। थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में केवल रोड सड़क जो बदला जी, विकास हुआ। रोजगार के मामला में कोई मजबूती कदम बिहार सरकार अभी नहीं उठाई है। जिस आपको देखना है जी, आप जाइए स्टेशन पे, ये कॉमन लोग हैं जो गाली सुनते हैं बाहर में, मुंबई में, दिल्ली में। महाराज पीटा जाता है, गाली देते हैं लोग, उन लोगों से क्या क्या काम करवाते हैं। यही नहीं, हम ये भी बात करते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी स्थिति यही है। आज हमसे कई गुना अच्छा स्टेट उत्तर प्रदेश है। हमने सुना राजकुमार चौबे जी, जब कोरोना का काल था, रास्ता नहीं मिल रहा था, आप मदद के लिए आ गया। मैंने खाना खिलाया, राशन दिया, बच्चे को पानी पिलाया। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। अरे उस बच्चे को क्या है कोरोना। बक्सर पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बक्सर का आज सबसे पिछड़ा हुआ बिहार का जिला है। दुनिया में सारा च्यवनप्राश कंपनी जो है आज की डेट में करोड़पति खरबपति कुल कंपनी हो गई। आज कहाँ से कहाँ चली गई च्यवनप्राश बेच के। च्यवनप्राश बनाने वाले कहाँ के थे? प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं आप? बक्सर के बेटे, वो अभी बक्सर के बेटी। आज वो बक्सर का खाली विकास कर दिए होते और अपना बक्सर पर केंद्रित कर दिए होते तो आज प्रशांत किशोर कहीं और होते। बक्सर को ठगा भी। अरे महाराज, सदियों से बक्सर को लोग ठगे हैं। बक्सर के नाम पे लोगों ने अपना घर बनाया। खाली बक्सर को इसलिए लिया जाता है कि बक्सर एक ऐसा ही लोग जिला समझते हैं कि कोई भी आएगा, टिकट लेगा और वहां से। अब बक्सर का कोई नहीं आता है, सब बाहरी। महाराज एक एम्स जो है हमारा हटा के कहीं और चला गया और कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला। हम तो कहते हैं बिहार का धार्मिक राजधानी है बक्सर। तो यहाँ तक कि बक्सर के बारे में बिहार के भी लोग, बहुत लोग नहीं जानते कि बक्सर किस लिए जाना जाता है। तब तो आपको मुख्य धारा में आकर राजनीति करनी होगी और चुनावी रास्ता अख्तियार करना होगा। नरेंद्र मोदी को मानते ही, भाजपा से प्रेम है आपका? भाजपा में है? अब बक्सर का नाम जो है, क्या जरूरत होने पर आप चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए अभी तो मेरा ऐसा कुछ मानसिकता नहीं है। बक्सर को जगाने आए हैं कि बक्सर को लोग को अब जगना है। हाँ, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हाँ, अब बाहरी लोग बहुत राज कर लिए। हाँ, जो आदमी आता है मुंह उठा के बक्सर चला आता है। एयरपोर्ट बाकी जगह मिला, लेकिन बक्सर को काहे नहीं एयरपोर्ट मिला? बक्सर को क्यों नहीं मिला? नहीं मिला? आप बताइए काहे नहीं मिला? कि जिसमें राम का शक्ति और विश्वामित्र का आशीर्वाद होगा वही चुनाव बक्सर में अब लड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज का पॉडकास्ट। देखिए आज बहुत ही खास मेहमान है राजकुमार चौबे जी। इनका परिचय कराएं इसके पहले हम आपको यह बताएं, मैं बिहार को लेकर इस बात को लेकर परेशान रहता हूं कि लोग यहां से चले ही जाते हैं। बचपन बिहार में गुजरता है, फिर बिहार छोड़कर जाते हैं। कोई पढ़ने जाता है, कोई कमाने जाता है, फिर वह लौट कर बिहार नहीं आता। दूसरे प्रदेशों में, देश दुनिया में वह नाम और दाम दोनों बहुत कमाता है, लेकिन बिहार के लिए वह कितना कुछ करता है यह महत्वपूर्ण है। बिहार की पीड़ा अनंत है। तो देखिए राजकुमार चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइफ सिटीज के पॉडकास्ट में। राजकुमार चौबे जी बक्सर से आते हैं, गांव है हिरपुर, और इन्होंने पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ा। पहले वाराणसी गए, फिर दिल्ली गए। आज आप दिल्ली जाएं, आज आप मुंबई जाएं या देश के किसी दूसरे शहर में जाएं,
एक बिहारी के रूप में राजकुमार चौबे की पहचान है। इन्हें राजू चौबे और राज चौबे भी कहते हैं। नाम दाम दोनों बहुत कमाया, लेकिन अब बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, या यूं कहें कि कर ही रहे हैं। और जब बक्सर की बात आती है तो इनके भीतर जो है अंतर्मन में है वह जागृत हो उठता है कि जब काशी मथुरा अयोध्या इतना आगे बढ़ सकता है तो बक्सर क्यों नहीं बढ़ सकता है। वह बक्सर जहां भगवान श्री राम ने पढ़ाई की, वह बक्सर जिसका इतिहास बहुत ही अमूल्य धरोहर है, वह बक्सर जहां महर्षि विश्वामित्र का शिक्षा केंद्र था, वह बक्सर जहां राक्षसों का संहार किया गया। तो राजकुमार चौबे जी देखिए, महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बक्सर का गौरव बढ़े। इसके साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब लड़कियों की शादी, यह सब इनका सामाजिक दायित्व का निर्वहन है। राजकुमार चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जब मिले हमारी मुलाकात हुई और आपने बताया कि बिहार में कुछ करने की इच्छा है, देश में तो बहुत कुछ कमाया, और बात बात में आप कहते हैं मैं सनातनी हूँ। मैं सनातनी हूँ जी। पहले तो लाइव सिटीज के सारे दर्शकों का मेरा प्रणाम जी। देखिए क्या है ना कि बक्सर जिले से हम आते हैं, और वहाँ बक्सर का हमारा जो इतिहास है बहुत पुराना पौराणिक इतिहास है। बिल्कुल। और हमको लगता है कि काशी, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या से पुराना इतिहास बक्सर का है। बक्सर का पुराना, हाँ जी। सनातनी इतिहास जो है बक्सर का बहुत पुराना है जी। और हम लोग बक्सर से गए, उस समय बिहार की स्थिति जो थी बहुत खराब थी। हम लोग हमारा पढ़ाई लिखाई सब बनारस हुआ। बड़ा आप मानते हैं कि बिहार की स्थिति खराब थी जब आप बिहार छोड़े थे? हाँ, स्थिति खराब थी जी। बिहार की स्थिति तो भाई साहब ये खराब थी कि 5 बजे के बाद हम लोग मेरे माता पिता कहते थे कि भाई 5 बजे से पहले आ जाया करना, उसके बाद नहीं तो फिर लोग को चिंता होने लगती थी। अच्छा। हाँ, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, लोग टेंशन में हो जाते थे। बोलते थे कि आप जहाँ जाते हो वहीं रह जाओ 5 बजे के बाद, वापस मत आओ। अच्छा। तो हम लोग उस सिचुएशन में अपना पढ़ाई लिखाई जो है सब बनारस किए हम। बनारस पढ़ने के डर के मारे परिवार वालों ने आपको बनारस हाँ बनारस हम लोग मतलब चले गए कि बेटा यहाँ रहेगा तो कुछ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। माहौल अच्छा नहीं था, एक्टिविटी अच्छी नहीं थी। लोग नीतीश कुमार ठीक ही कहते हैं ना? हाँ, नीतीश कुमार तो आज के डेट में बहुत अच्छा कहते हैं। नहीं, ठीक ही कहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति बहुत भयावह थी। हाँ, एकदम ठीक कहते हैं। वो तो सब 2005 के पहले हम लोग देखे हुए क्या स्थिति थी। और उसके बाद हम लोग मेरे माता पिता ने कहा, आपके पिताजी शिक्षक? हाँ, शिक्षक रहे हैं। 2007 में रिटायर किए, और ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनका आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा मिसाल दिया जाता है जी। उन्होंने स्वयं स्कूल, अपने स्वयं स्कूल उन्होंने बनाया, और स्वयं स्कूल बना के उस समय करीब 15-20 गो टीचर को अपने घर पे रखते थे, शिक्षक को। और मेरी माता और मेरी दादी खाना बनाती थी, खिलाती थी, और मेरे ही पास ही रखते थे। और फिर उन्होंने चंदा मांग के हाँ स्कूल खोला। अच्छा। चकनी हाई स्कूल, जिसको कहते हैं श्री गणपति चकनी उच्च विद्यालय। अच्छा। हाँ, हाई स्कूल उन्होंने अपने बल पे खोला। फिर दौड़ के भाग के मंजूरी दिलवा के उसको सरकारी उसको करवाए। फिर उसमें उन्होंने 15-16 लोगों को टीचिंग, खुद हेडमास्टर बने। लेकिन पिताजी शुरू से हेडमास्टर रहे। शुरू से हेडमास्टर? हाँ, जब ये हेडमास्टर ही रहे, और रिटायरमेंट 2007 में भरौली से की। मतलब पहले समाज सोचता था कि शिक्षा का विकास हो, सभी शिक्षित हो, इस बात की चिंता रहती थी। एकदम चिंता रहती थी। लेकिन 1990 के बाद ये चिंता खत्म हो गई। हाँ, 1990 के बाद चिंता ये खत्म हो गई, क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया था ज्ञानेश्वर जी की हर आदमी के दिमाग में होता था कि मुझे दबंग बनना है। दबंग बनना? हाँ, युवा अच्छा। खास कर ये सोचता था। हाँ। उसका माहौल था, हर जगह राइफल, पिस्टल, बंदूक लेके लोग घूमते थे। हाँ। और लोग लड़के युवा उसमें घुसता चला जाता था। अच्छा। कि हमको भी दबंग बनना है, हमको भी किसी के साथ रहना है। उसमें माहौल बहुत खराब। कलम, किताब, कॉपी से दोस्ती कोई मतलब नहीं था, दूर दूर तक मतलब नहीं था। राइफल बंदूक, काटा राइफल बंदूक। लोग के घर में किसी की शादी आदि फंक्शन में जाता था तो वहाँ क्या था कि लोग देखते थे कि दबंग लोग आ रहे हैं, 10 गो हथियार राइफल लेके। कितना नाल जुटा है, ये नाल जुटा है, कितना नाल उसके पास आया। लोग लड़के देखने के लिए लाइन लगा के देखने जाते थे कि हमको फलानमा जैसे बनना है। ये कोई IAS IPS कोई इस तरह से बनना नहीं चाहता था। अच्छा। हाँ, लोग बने थे फलानमा जैसा हमको बनना है। फलानमा जैसा। हाँ, तो एक्चुअली पिताजी हमारे शिक्षक रहे हैं। और सबसे खास बात एक और बता दें ज्ञानेश्वर जी, कि हमारे परिवार में 300 साल हो गया डिवाइडेशन नहीं हुआ। 300 साल से संयुक्त परिवार है? संयुक्त परिवार है। अच्छा। डिवाइडेशन नहीं है। अच्छा।
और ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी और बात देखिए है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, अब तो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है 300 साल से। जी जी। और अच्छा। ये मैं ये कहता हूं हर जगह डंके जी। की चोट पे कि संयुक्त परिवार में जो दम है, जो क्षमता है, जो जी। प्यार है, किसी में नहीं है। लोगों में त्याग होना चाहिए परिवार चलाने का। बड़ा मजा है जीवन। भाई भाई में जो प्यार है, भाई भाई में प्यार बनाइए, त्याग कीजिए, क्या मजा है जीवन क्या में। मजा है। अरे क्या क्या मजा है लाइफ। अच्छा। हाँ, सब साथ है, सबके साथ रहिए। मतलब क्या मतलब लाइफ का। हम लोग तो 3 साल से देख रहे हैं, कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। हमारे भाई हैं, सब लोग हैं, चाचा जी। हैं, पूरा बड़ा परिवार है मेरा। एक ही घर में 50-60 हाँ लोग। हाँ हाँ, 50-60 लोग हैं हमारे घर जी। में। और सब एक पहले पिताजी करते थे, हाँ। आज मैं करता हूँ। अच्छा, पहले पिताजी हाँ, पिताजी हैं ना अभी? हाँ, अभी पिताजी हैं जी। हमारे। 84 का आयु है पिताजी का। अभी अच्छा, भी- 84 साल की उम्र। लेकिन अभी उनको देखिएगा तो 65 साल के लगेंगे आप। 65 साल की हाँ, उम्र। 15 किलोमीटर रोज खेत है, दियारा हाँ। खेत में चले जाते हैं, घूम 4 बजे सुबह में चले जाते हैं, पैदल घूम वूम के सब हाँ। करते हैं। आज की डेट में कहिए तो हम लोगों से ज्यादा एक्टिव है वो। आपसे ज्यादा एक्टिव? हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिव है। हाँ। और बड़ा नियम कानून के सख्त और पक्के आदमी हैं। अच्छा। हाँ। आपके नाम से लगता है आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं। जी, हम ब्राह्मण ही शुद्ध हैं। ब्राह्मण हाँ, हैं। शुद्ध ब्राह्मण। हमारे घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं बनता। लहसुन प्याज तक नहीं बनता? हाँ, कान्यकुब्ज ब्राह्मण है और लहसुन प्याज तक भी नहीं बनता है हमारे घर में। हमारे पिताजी हाँ। माने एकादशी, सारे एकादशी व्रत माँ सब करते हैं हमारे घर में टोटल। अच्छा। हाँ, कोई मांसाहार नहीं, कोई दूसरा आहार कुछ नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। बिल्कुल सात्विक। कोई यहाँ तक कि हमारे घर में कोई पान तंबाकू दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पान तंबाकू से भी मतलब? दूर दूर तक आप कोई दिल्ली मतलब मुंबई गए तब भी कोई दोस्ती तब भी नहीं? तब भी कोई दोस्ती नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ऐसी कुछ नहीं हुआ। ये तो संस्कार था माँ बाप का। हाँ। उसी संस्कार से निकल के आए। पिताजी का प्रभाव था, संस्कार था कि जिस सिचुएशन में हम लोग निकल के बनारस से दिल्ली गए। दिल्ली में तमाम तरह की चीजें चकाचौंध देखा मैं पहली बार। देखते थे 2004 में हम गए, 2004 में पहुंचे एस्टेब्लिश होने के लिए। दिल्ली की सड़कें भी देखी, दिल्ली की लड़कियां भी देखी, दिल्ली की रात भी देखी। दिल्ली की रात मैं देखता था, चकाचौंध गाड़ी चलती थी, गाड़ी आती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली है क्या। अच्छा। लेकिन उसमें बहुत कठिन संघर्ष से गुजरे। तो चौबे जब दिल्ली पहुंचे तो पॉकेट में कितना पैसा था? हमको लगता है कि 200-300 रुपया था। 200 भी बाबूजी ने जो दिया होगा। हाँ, वही। हाँ। पिताजी ने जो दिया और जो मेरे पास था उस समय, आप जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली और किसान परिवार से हम लोग हैं जी। तो उस समय क्या होता है और क्या रहता है सबको। तो 200-300 रुपया में दिल्ली में हुआ क्या होगा? कुछ नहीं, वो एक पिताजी के जानने वाले जो पढ़ाने वाले उनके जो हैं, एक तरह से कहिए कि उनके शिष्य थे। हाँ। वो वहाँ ऑटो चलाते थे। अच्छा, ऑटो चलाते थे? हाँ, तो उन्होंने संजोग से स्टेशन से उतरते थे। हाँ। वो निकले तो देख लिए हमको। अच्छा। हाँ, राजू आया है। हाँ, राजू वगैरह हमारे गुरुजी के बेटा। हाँ, तो पहले तो नाम तो नहीं लेंगे उनका, लेकिन उन्होंने जो मदद किया हमको कुछ दिन तक। लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई वो कमाने वाले आदमी और वो कैसे मतलब हमको जो है वो करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे हम तो एक टेम्पो वाले के घर में आपने रहना शुरू हम किया? कुछ दिन तक रुके। उसके बाद फिर जो है हम कुछ दिन तक अपने दोस्त लोगों के साथ कुछ दोस्त हो गए थे। हाँ, कुछ दोस्त बीएचयू में हुए। हाँ, वही बीएचयू के दोस्त थे। कुछ निकल के मेरे साथ ही गए। तो फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग वहां से जाते थे। एक वेस्टर्न कोर्ट है ना, जनपद के पास। बिल्कुल, तो हम लोगों का काम था वहीं खड़ा हो जाना, वहीं खड़े हो जाना। और चाय की दुकान पे रहते थे। चाय की दुकान खड़े हो जाते थे कि कुछ चाहिए। लेकिन मोदी जी की तरह चाय की दुकान। क्या बात है। लेकिन एक बात आज आपको बता रहे हैं, जीवन में यदि आपको लाइफ में कुछ करना है और आपके अंदर वो जुनून है, तो आपकी चाय के दुकान पे खड़ा होइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाय की दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। और कहिए तो एक तरह से हर क्षेत्र के जो प्रकांड पंडित कहिए, हर क्षेत्र के वहाँ रहते हैं। चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे बाहुबली हो, कोई भी। हाँ, उसी स्थिति में हमारे पास कुछ नहीं था। वहाँ बहुत दिक्कत में रहे। फिर हमने तो चाय के ठिये पर आपने जाना शुरू किया? वही रोज जाते थे। अच्छा, क्या करते थे चाय के ठिये पर जाकर? बस वही बैठते थे, इंतजार में थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। और ऐसा लोग कहते थे कि यहाँ बड़े पॉलिटिशियन भी आते हैं चाय पीने, और दिल्ली के अच्छे लोग भी आते हैं, और हर तरह के लोग आते हैं। तो आदमी रोजगार की तलाश में रहता है, तो चाहता है कि ऐसे जगह जाए जहाँ से कुछ मिले, कोई ब्रेक मिले। हाँ, कोई ब्रेक मिल जाए, कोई गॉडफादर मिल जाए। जो ऐसा हुआ भी। हाँ, ऐसा हुआ। चाय के ठिये पर गॉडफादर मिल गया? हाँ, मिल गया। अच्छा, ऐसा मिला कि जहाँ से मेरा लाइफ चेंज हो गई। नहीं, कैसे ये तो ऐसे मिल गया कि जब हम लोग रोज जाते थे, बैठते थे, मन परेशान था, पैसा था नहीं। चाना
खरीद दिए थे। उस समय हमको लगता है कि 10-12 रुपए केजी के हिसाब से चना मिलता था। 1 किलो चना खरीद लेते थे, सुबह में उसको रात को भिगो देते थे और सुबह में नाश्ता हो जाता था। जो अपने यहाँ बूट कहते हैं। जिसको बूट कहते हैं, उसी को रात में भिगो दिया और सुबह उसको बूट कहते थे जी। तो उसको हम लोग खा के उसमें हो जाता था जी। और उसके बाद रोज जाते थे, तो कोई उसी में कुछ दोस्ती हो गई हमारे कुछ लोगों से। तो रोज हम लोग वहां जाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, कोई पेटीज खिला देता था, कुछ खिला देता था। तो पूछते थे कि आप लोग क्या करने आए हैं, यहाँ पे क्या करते हैं जी। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ कुछ काम की तलाश में। तो क्या काम करेंगे आप लोग? कहीं कभी तो जो मिल जाएगा वो कर लेंगे, जो मिल जाएगा वो, हाँ जो मिल जाएगा कर लेंगे। तो उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात जो है जी, एक हमारे आज के मुंबई में हमारे आज के डेट में देश के अच्छे बिजनेसमैन हैं। अच्छा। हाँ, और वो काफी कल्याण थाने जो है उनका डेवलप किए हुए हैं, रियल एस्टेट का बड़ा नाम है। अच्छा, रियल एस्टेट के। हाँ हाँ, उस समय जी तो वो भी चाय पिए पीने वो आए थे जी। किसी एक बड़े महात्मा था, उनको बहुत दुनिया में उनका नाम जो है एक अलग तरह से लिया जाता है। सत्ता वाले स्वामी की चर्चा कर रहे हैं क्या? चंदा स्वामी जी की चर्चा कर रहे हैं। चंदा स्वामी उसी समय उनको कुछ पैसा वैसा के चक्कर में आए थे, कुछ स्क्रैप के काम करने के। अच्छा। तो संजोग से वो लोग वहीं चाय पी रहे थे। तो चंदा स्वामी जी ने कहा होगा दिलवा देंगे। हाँ, और वहीं बगल में रुके हुए थे लोग, वहीं चाय पी रहे। तो चर्चा होने लगी और लैंग्वेज हम ही लोगों की थी। पहाड़गंज में रुके हुए थे क्या? हाँ, पहाड़गंज में ही रुके हुए। दिल्ली का पहला ठिकाना तो पहाड़गंज में ही। और वहां पे लोग चर्चा करने लगे कि भाई कैसे चलना है, यहाँ देना है, बड़ा मामला है, स्क्रैप का डील। अच्छा, स्क्रैप का तो बहुत लंबा डील होता है। हाँ, बहुत लंबा डील होता है। तो उसी में इनको कहा गया कि मैं उस स्क्रैप के डील में जो है हम आपको मदद करेंगे जी। आप आओ, जितना चाहो आपको स्क्रैप मुंबई थाने में कहीं था, हम दे देंगे। तो कुछ पैसा वैसा की बात थी, तो थैला देना था। हाँ, कुछ थैला पैसा वैसा की बात थी। तो लोग देने आए थे। हाँ, तो देने आए थे। तो उसके बाद जो है उस पैसे को बेचारे हमने सुना था वहां पे बैठे, बिल्कुल कहते हैं चौपाल हो गया। हाँ, वो चौपाल होता है बिल्कुल। हाँ, तो तरह तरह के लोग भाई बैठते हैं, दुनिया की कहानी मालूम हो जाती है। तरह तरह के लोग नहीं बैठते हैं। आप किसी चाय की दुकान पे बैठ जाइए, आपको दुनिया की सब जानकारी मिल जाएगी। हाँ, चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो, वेज हो, नॉन वेज हो, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल। तो हम सुनते थे कि ऐसी ऐसी बातें जो है वो उनका ये स्वभाव है कि पैसा ले लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम भी करते हैं लोगों को, मतलब यातना देते हैं, यातना भी देते हैं और बहुत तरह का शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। वो आदमी ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं। हाँ, और इस तरह के लोगों के सम्मोहन शक्ति भी है। कुछ ऐसा मंत्र जादू टोना कर देते हैं कि आदमी अच्छा हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हाँ, बेहोश हो जाता है, फिर उसके साथ वो कर देते हैं, मतलब वो भी कर देते हैं एक तरह से। हाँ, तो हमने उनको कहा कि भैया ऐसी सी बात है, यदि वहां जा रहे हैं तो बड़ा दिक्कत है, सोच के जाइए। हाँ, सोच के जाइएगा और वहां बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। वो बेचारे बड़े होटल में वो गए थे, उन लोगों का बड़ा इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है उनको था वहां पे। हाँ, पैसे वाले। हाँ, तो बड़ा सेवा किए। अब हमारी सनातन संस्कृति की यही पहचान है कि कोई भी संत हो आपके दरवाजे पे आ जाए और तो आप उसको सम्मान करेंगे, घर में बैठाएंगे, आरती करेंगे, खाना खिलाएंगे, इज्जत करेंगे, बिल्कुल चरण वंदना करेंगे। तो परिवार में लेके आएंगे कि उनके आने से हमारे घर में जो है सुख शांति, सुख समृद्धि आएगी, बिल्कुल बच्चों का आशीर्वाद मिलेगा। तो वो भी बेचारे बहुत सेवा किए। तो बोला क्या हो, तुमको काम करते हो, तुमको व्यापार दिलाता हूँ। आश्रम में बुला लिया। प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मैं ही हूँ, जो कहता हूँ पीएम और सीएम सब हमारे नाम से काम करते हैं। अच्छा, पीएम वो तो कहते हैं मैं ही बनाता हूँ। हाँ, मैं ही बनाता हूँ। हाँ, मैं ही बनाता हूँ। मतलब सीएम और पीएम हमारे लिए कोई मायने, हमारे यहाँ दिन रात बैठे रहते हैं लोग आके। बिल्कुल। तो नाम भी था। हाँ, चंदा स्वामी नाम भी था भाई, बहुत बड़ा नाम था। और ऐसा माहौल था कि उनके पास लोग आते हैं, यहाँ तक कि कई प्रधानमंत्री की सूची में आता है, उन्होंने बनवाया, करवाया, जो भी शक्ति के अनुसार। लेकिन आपको भितरिया खबर लग गई थी कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। भितरिया खबर हमको बिहारी तो सब बची जाता है जी। भाई हम बिहार से निकल के गए हैं और ऐसे प्रदेश से निकल के गए थे, उस समय खाली यही होता था, कुछ था ही नहीं यहाँ। दिल्ली के ठग को बिहारी पकड़ लेता है। तो बिहारी एक ऐसा दम है बिहारी में कि बिहारी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। उसके अंदर जुनून होता है और जोश होता है जी, और हर परिस्थिति में लड़ना जानता है, हिम्मत भी होता है। हाँ, हर परिस्थिति में हिम्मत के बल पे लड़ना चाहता है जी। वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, नहीं झुकता है। और अपने हम तो कहते हैं घूम के जी, आप कहीं भी दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी गौरव से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, खादी वाले बिहारी हैं, खादी वाले बिहारी। हाँ, हम तो
5 स्टार 7 स्टार कहीं भी, वो तो मैं देखता हूँ। हाँ, हम तो बिहारी ही भाषा बोलते हैं। हाँ हाँ, वो नहीं समझता, वो समझना पड़ेगा उसको, जो नहीं समझता उसे उसको समझना पड़ेगा, वो सीख के आएगा। बेटा छेरों को तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो वो समझ जाता है। हाँ, तो हम वही बोलते हैं। तो उसी सिलसिला में वो बेचारे हम पे थोड़ा नाराज हो गए। अच्छा। नाराज हो गए तो बेचारे, आपने डरा दिया उनको? हाँ, डरा दिया। तो कहेंगे कि हम जिसको इतना सम्मान किए, जिसको इतना मान सम्मान, भगवान मान लिए। हाँ, अरे भगवान ही थे। हाँ, अरे भाई, आज के डेट में ऐसे ऐसे महान संत के रूप में, उस समय वही महान संत के रूप में उनको गिना जाता था। हाँ। और ऐसे ही नहीं, वो संत जो लोगों को 2 मिनट में सुख दुख जो है खत्म कर देते थे। कहते थे कि आपको तकलीफ है तो मिल जाइए, चंदा स्वामी आपको गवर्नर बना देंगे, बिल्कुल, आपको बड़ा टेंडर दिलवा देंगे, मंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे, माने आपका जीवन बदल देंगे। जी बिल्कुल, ये धारणा थी। और सच भी था कि झूठ था, हम अभी नहीं जानते हैं। जी, लेकिन उनको बताया तो हम नाराज हो गए। अच्छा, फिर वो लोग अपना, उनको तो लग रहा हो करोड़ों का सौदा मिलना है। ये हाँ, बहुत बड़ा थैला था, थैला भी बहुत बड़ा था, थैला भी बड़ा था। हाँ, अच्छा। और माइंड में तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। हाँ, माइंड तो अब बोल दिए तो कुछ थैला था कि बोरा था? बोरा ही होगा। अब समझ लीजिए, जो भी था वही था। बिल्कुल, वही ही था, बोरा ही था, मतलब उसको जो भी रूप दीजिए जी। तो उसके बाद जो है गए लोग अपने घर गए तो कुछ किए होंगे, सोचे समझे होंगे कि भाई। अच्छा, ये लोग बॉम्बे वाले गए चंदा स्वामी के आश्रम में, अपने होटल गए, सोचे कि नहीं भाई पहले ऐसे नहीं चलते जी, पहले वहां ऐसे चलते हैं, देखते हैं कि ये कह रहा है कि सच्चाई है कि मतलब ये है, रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल कर लें तो बाकी तो है, डील करिए लेंगे, माल तो है, दे देंगे, कर लेंगे। बिल्कुल। तो गए वहां, तो जो हम कहे थे संजोग से वही हुआ उनके हो गया। हाँ, अरे पकड़ लिया गया। हाँ, कहा कि नहीं आप निकलोगे नहीं जब तक नहीं दोगे। अच्छा, हमारा कहीं कमिटमेंट हो गया है। अच्छा, हाँ हाँ, अब कमिटमेंट हो गया है तो देना पड़ेगा बेचारे। लेकिन मेरी बात को लोग माने। अच्छा, और वहां दिमाग इन्होंने लगाए और वहां किसी भी तरह से उनसे बच के निकले। कहे कि होटल में बिल्कुल है, आप वो तो आप ही के लिए अच्छा, है, होटल में रखा है। हाँ, आप ही के लिए, वो उसको तो हम आपको एक दान की तरह निकाल दिए हैं जी। अब हम उसको थोड़े बड़े लोग तो दान की तरह, हम तो अब उसको वापस ले नहीं सकते। उसको आप राम जी के खाता में निकाल दिया, खाता में वो हमारे घर में नहीं जाए। तो वो लोग ऐसे करके तो थोड़ा वो लोग को लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो माल लेके आया मिल जाएगा, माहौल चेंज कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे हम दिखा रहे थे उनको। कहते थे कि कई तल का जो है उनका मकान था, 2 आदमी ऐसे रहता खाली दिखाने के लिए। आश्रम में तो बिल्कुल हाँ, दिखाते थे कि यहाँ इस पे नहीं जाओगे तो इसमें ये कर देते हैं लोग, इसको यहाँ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अच्छा, ऐसा डर के माहौल बना के इनको, जो फिल्मों में दिखाया। हाँ, वो बताए जी। फिर ये लोग आए, आने के बाद इन लोगों की स्थिति बहुत खराब। अब होटल पहाड़गंज तो भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है। अब आने के बाद इन लोगों का हिम्मत बताते हैं ऐसे कि मतलब चल नहीं पाए लोग, मतलब चल नहीं पा रहे थे, कांप रहे थे। अच्छा, मतलब कहाँ से निकल के फिर जैसे तैसे अपना ये लोग जान बचाए, अपना जान बचा के अपना निकले तो 2 दिन तक पता नहीं चला वो लोग कहाँ हैं। अच्छा, हाँ, 2 दिन तक किसी और होटल में गए और अपना रुके, छुपा लिया। हमारा तो काम था वही अपना चौपाल में बैठने का। और उसी सिलसिले में हमको एक MP साहब बिहार के मिल गए थे, किसी ने परिचय करा दिया। अच्छा, तो हमारा काम था कि एक टाइम का उनके घर पे किसी को खाना पहुंचाना और 25 रुपए मिलता था हमको। अच्छा, राज चौबे ने यह भी काम किया जो 5 स्टार 7 स्टार होटल में आज कि खाना पहुंचाने का 25 रुपया। हाँ, 25 रुपया। और एक टाइम का वो ईस्टर्न कोर्ट के ऊपर एक कैंटीन चलता है। यदि आप जाते होंगे तो आज भी चलता है जी। उस समय 15 या 25 रुपया का थाली था। अभी 170 रुपया हो गया। 15 रुपया की 25 रुपया का थाली था। तो उसमें दाल चावल रोटी 2 किस्म के मिलता था। तो सब हम लोगों का खाना वही हो जाता था एक टाइम का। 25 रुपया जो मिला उसी में 15 रुपया खर्च। नहीं, अच्छा, उसके अलावा हाँ, एक टाइम का खाना था। अच्छा, तो अपना कुछ दिन तक चलता रहा। तो उसी सिलसिले में ये हमारे चौपाल पे चाय की जो दुकान होती है, जो चौपाल चाय की चुस्की के साथ, आज भी हमारी इसके लिए बहुत बड़ा ये है। हम हमेशा चाय की दुकान। नहीं तो फिर हुआ क्या, वो 2 दिन गायब रह गए, बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो 2 दिन जो है वो बाद आए मिलते हुए हमको, कैसे कैसे काम थे। 2-3 दिन जब नॉर्मल हो गए तो आए। तो एक दिन आए तो हम नहीं मिले। अच्छा, हम नहीं थे संजोग से। वो तो खोज रहे होंगे आपको, क्योंकि आपने पहले बताया था। देखिए क्या होता है, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ। जीवन में, लाइफ में हर आदमी को ईश्वर अपॉर्चुनिटी देता है। ईश्वर अपॉर्चुनिटी, भगवान को मानते हैं। यदि आप ईश्वर सनातन की लड़ाई बक्सर में लड़ रहे हैं, इतने सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने बक्सर कर्म भूमि, मेरा जन्म भूमि बक्सर, जहां से हम गए, यहाँ से निकल के जी, और वहां गए। पहले हम आते हैं उस पर हम बक्सर पे आते हैं बाद में। तो फिर जो है वहां हम नहीं मिले। हम तो देखिए उन लोगों का जी,
मैंने इतना हम छोटा सा कोई किए नहीं हाँ, थे, सुने थे, मैंने बोल दिया। आपने जो सुना था बता बस दिया। मैं ना, मेरा क्या मतलब एक था कि मैंने कहा लगे कि हमारे अपने व्हिसल ब्लोअर के तरह बोल दिए। हाँ, पूर्वांचल भाई थे हम लोग, लैंग्वेज था, भोजपुरी लैंग्वेज था, वो लगा कि अपनापन हो जाता है जी, तो हमने बोल दिया। लेकिन उनको लगा कि ये लड़का मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हाँ है। शुभचिंतक है और इसने भगवान के रूप में हमारे लिए काम किया है। हाँ, अपने और ये कहीं ना कहीं हमको ईश्वर ने भेजा है जी, और इसको बचाने के लिए। और आदमी तो एक निमित्त मात्र होता है, ये ईश्वर बना के इसको भेजा और इसके मुंह से निकला वो हो गया। हो सकता है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैसे का और चूना लग सकता था, चूना लग सकता था, जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। हाँ। तो फिर नहीं मिले, अगले दिन आए तो मैंने मिला तो बोले कि अरे भाई साहब हम आपके पास कहाँ थे? हम कहते कि भैया थोड़ा तबीयत खराब था तो हम आए नहीं जी। तो अगले दिन हमको जो है स्थिति था भाई साहब की, एक पहनने के लिए अच्छा चप्पल उप्पल भी नहीं था, पहनने के लिए चप्पल नहीं हाँ था। तो कैसे कैसे आदमी पहाड़गंज से मिलता है, उसमें 15-20 रुपया का चप्पल मिलता था, जो हम लोग आज के डेट में उसको जो प्लास्टिक का जो जी, वो BSC बाटा वो जमाने का था, तो सब कहाँ, हाँ, एक्शन टाइप टंगे रहते थे, एक्शन टाइप का जो टंगे रहते थे उसको पहन के। तो फिर हमने आज तो राज चौबे लाख रुपए का जूता भी पहन सकते हैं। अरे जी हाँ, वो तो मान लीजिए कि वो आपने कहा भगवान ने नहीं बिहारी हैं हम, तो कमजोर नहीं है जिस रूप में लोग बिहारी को देखते हैं। चलिए मैं ब्रांड पर आता हूँ। आज तो आपने बिल्कुल सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा है, तो ठीक है, चलिए चाय के चौपाल पर फिर से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि हाँ भाई, तो कहते कहाँ, तो हम कहे कि भैया तबीयत खराब, तो क्या करते हैं आप? भैया कुछ नहीं करते हैं, बेबाकी से बोले कि काम की तलाशी में है, काम की तलाश में है, कुछ नहीं करते हैं, काम की खोज में है। अभी तो मैं बेरोजगार हूं, हमको कुछ करना है। अब हम मतलब कुछ देर बात होते होते बड़ा अच्छा हो गया संबंध, मतलब अंतरात्मा मिल गई दोनों आदमी की, बहुत अच्छी बात होने लगी। भैया कि गांव नहीं जाएंगे, किसी स्थिति में नहीं, गांव नहीं जाएंगे ये सोच लिया। हाँ, किसी स्थिति में नहीं जाएंगे। हाँ, अब दिल्ली से लौट कर नहीं आना, कुछ करके जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। जो अब आप आए हैं कुछ करके आए हैं, कुछ बिहार को देने, कुछ करके जाएंगे जी। तो फिर बेचारे कहे कि ठीक है आप एक काम करो, अपने से निकाल के हमको उस समय 25,000 रुपया, 25,000 रुपया, 25 रुपया में खाना पहुंचाने वाले आदमी को 25,000 रुपया हमको मिला। तो 25,000 रुपया मिलने के बाद जो है अब हमारा थोड़ा सा जो है आत्मबल जो है जगह, लेकिन 25,000 पहली बार देखे थे भाई साहब, वो अपना पैसा। अरे उस समय जब हम गए थे उस समय पिता उता जी का तनख्वाह था 8,000, 7,000, 8,000। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 25,000 बहुत बड़ी रकम होती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमको 25,000 को खर्च करने में बहुत क्या खाए, क्या पिए, क्या खर्चा करे, क्या नहीं करे। और उन्होंने हमको एक हफ्ता बाद, 10 दिन बाद बोले कि फ्लाइट का टिकट दिए कि आप बॉम्बे आओ। फ्लाइट का टिकट? हाँ, यह भी आपके लिए बिल्कुल पहली बार जेट की फ्लाइट से हम चढ़े थे, जेट एयरवेज की फ्लाइट। हाँ, एक बिहारी जेट एयरवेज की फ्लाइट पर चढ़ा। हाँ, हमको लगता है पहली बार बिहार में जहाज चढ़ता था उस जमाने में तो पूरा गांव छोड़ने आता था और परिवार वाले तो रोने लगते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, तो राज चौबे अब हवाई जहाज भी, हाँ हवाई जहाज में थे। तो उसके बाद तो हम तो हमारे गांव में लोग कहते हैं कि सब आप ही राज चौबे बने हैं क्या? हम तो अपने गांव के कितने लोग को जहाज पर चढ़ा के, मतलब ऐसे ऐसे लोग बस में घुमाते हुए, सब कितने लोग हमारे गांव के अगल बगल कितने लोग जहाज पे चढ़े, अब तो कोई गिनती नहीं। अब कोई गिनती नहीं, अब गिनती ही नहीं है। पहली बार जहाज पर चढ़े थे, कैसा लगा? तो पहली बार तो समझे में नहीं आया, समझे में नहीं आया। उस समय आज टर्मिनल 1 के बगल में एयरपोर्ट है, वही वो एयरपोर्ट हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जो है आपको एक ऐसे मिलता था, बड़ा बड़ा टिकट, लंबा, इतना बड़ा ऐसे ऐसे मिलता था। बिल्कुल। उस समय आईडी उईडी का कोई नहीं था, कोई देखता टिकट होना चाहिए। तो उसी समय सहारा की फ्लाइट चलती थी, जेट, एयर इंडिया, ये सब फ्लाइट चलती। उस समय ये सब फ्लाइट, स्पाइसजेट, किंगफिशर कुछ नहीं था। हम लोग कुछ दिन बाद एक हमारे मित्र हैं, बहुत अभी हरियाणा के पहले होम मिनिस्टर थे, गोपाल कांडा जी, हमारे परम मित्र हैं। हाँ, उन्होंने एयरलाइंस, तो एयरलाइंस तो उनकी बाद में आई जी, बिल्कुल। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर किंगफिशर आई, फिर डेकन आई। तो ये तो अब जब एयरपोर्ट बन गया तो उसमें फ्लाइट में गए, जेट सबसे नंबर 1 की फ्लाइट हुआ करती थी। तो हम लोग जो है वो बेल्ट समझ ही नहीं रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, समझे में नहीं आया। हम कभी इधर देखे, कभी किधर देखे, कैसे लोग सीट बेल्ट लगा रहे हैं। अब शर्म भी आए कि हम कहे कि न कहे कि हम पहली बार बैठे हैं, लेकिन एयर होस्टेस बेचारी समझ जाती है। एयर होस्टेस को देख कर भी तो ये तो फिर उसने कहा कि सर आप ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। मेरे एक मित्र बड़े पदाधिकारी बने, वो कहते हैं कि जब पहली बार एयर जहाज में चढ़े और एयर होस्टेस को देखा
तो उन्हें लगा कि स्वर्ग तो यही है ना, स्वर्ग यही है जहां अप्सराएं जो है वो खाना परोस रही है। यही हुआ, यही आपके साथ भी। मेरे लिए तो मान वो तो अफसर थे, वो तो एक बड़े पद पे थे जी, लेकिन हमारे लिए उससे भी ज्यादा स्वर्ग यही समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या देख रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हाँ। नाम सुनते थे कि जहाज, हवाई जहाज, तो एक सपना होता था कि कैसे आकाश में उड़ती है, कैसे चलती है, लोग कैसे बैठते हैं, इसकी खिड़की कैसे होती है, ऊपर से देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा कि नहीं, ये सब हम लोग सोचते थे कि कैसे लोग चलते होंगे। एक बिहारी हवाई जहाज पर चढ़ गया, एक बिहारी जो है जहाज पे चढ़ा, वो भी बॉम्बे गया, दिल्ली से बॉम्बे, माया नगरी में। हाँ, माया नगरी में गया। तो बैठे अपना गए, देखते गए कब बॉम्बे पहुंच गए कुछ पता नहीं चला। 1.25 घंटे की फ्लाइट, 1.5 घंटे की फ्लाइट पहुंच गए। वहां वो लोग आए, हमको बहुत अच्छे होटल में हम रुके। अच्छा, होटल भी बड़ा मिला? हाँ, बड़ा होटल रुकवाए पहली बार। वो भी पहली बार जीवन में मैंने होटल रुका, जीवन में पहली बार। हाँ, जीवन में भाई साहब पहली बार। हाँ, वो समझ ही में नहीं आ रहा था कि होटल कैसा होता है, बाथरूम अलग होता है। मतलब देखिए, हम लोग जहाँ से आए हैं जी, बिहार का कल्चर आज भी ऐसा है कि हमारे बिहार के हर लोग पिछड़े हुए हैं आज भी। बिल्कुल, बहुत ऐसे जगह दिल्ली, मुंबई में जो है जी, उनका रहन सहन जो है ना, अभी भी उस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ है जो दिल्ली का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और तो हम लोग उस समय एक दौर में गए थे भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। 2000 आज भी ऐसे लोग, मैं किसी को लेकर चला जाता हूँ जो गांव से आते हैं, ये तो अभी भी जी, हाँ। तो मैं वो कहेंगे कि भाई अच्छा ये नल कैसे खुलेगा, ऐसे भी लोग होते हैं। अभी तो ऐसा कहानी बना देंगे कि हम नाम नहीं बताएंगे। अच्छा। हमारे देश के, बिहार के सबसे बड़ा नेता गए एक 5 स्टार होटल में, हमने उनको रुकवा दिया। हाँ। उनको बाथरूम करने नहीं आए, हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ से गर्म खुलेगा तो ये करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। उनको इतने बड़े नेताजी को बाथरूम करने नहीं आया। हाँ, उनको मतलब हमारे परम मित्र, उनको ही नहीं समझ में आ रहा था, उनको भी समझ। बिल्कुल। तो ये तो इतने जब मंत्री रहे हैं, पहले तो लोग तौलिया और बेडशीट लेकर चले आते थे यार। अरे राजधानी में लोग कहते थे कि चलते थे तो जो तौलिया मिलता था लोग बैग में रख लेते थे। तौलिया मिलता था, सच्चाई है जी। और जो वहाँ के होटल में, कई बार ताज होटल में तो हमको कहा कि सर एक आदमी आते थे, वो क्या करते थे, कई बार उनको रोकना पड़ता था, टॉवल उठा के बैग में रख लेते, टॉवल उठा के बैग में और लेके चल देते जी। तो ये हमारा एक ये नासमझी है, नासमझी है, ये मानसिकता है, मानसिकता भी है, ये मानसिकता है जी। कहे से कि उनकी गलती नहीं है, वो परिवेश ही ऐसा मिला, दुनिया को देखा नहीं उन्होंने। हाँ, वो परिवेश दुनिया को नहीं देखे। अब तो हमारा बिहार अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे लोग समझने लगे। आज हमको बड़ा अच्छा लगता है कि बिहार जो है, आज फ्लाइट दिल्ली से आते हैं तो पूरी फुल फ्लाइट चलती है, बिल्कुल फ्लाइटें आती है। बिल्कुल, ये हमारे बिहार का मतलब गर्व का विषय है। तो होटल में रुके आप? तो होटल में रुके, अब खाना पीना जो है अपना हम लोग पीने से तो मतलब है नहीं, मतलब खाना जो है आया तो पहली बार देखे कि भाई क्या है, मेनू में पूछा था, समझ में नहीं आता था। तो बोला कि सर क्या खाएंगे, तो हम बोले कि वेज खाएंगे। नहीं, वेज भी नहीं समझ में आता, वेज भी नहीं समझ में आता। अब एक तरह से कहिए कि मतलब तो बोला कि शाकाहारी खाइएगा ना, शाकाहारी खाइएगा। तो बोला कि क्या खाइएगा, तो हम बोले कि अब शर्म आता था, डर के मारे कहते भी नहीं थे कि क्या बोले, कहीं मेरा भाषा ऐसा है उसको। और मुंबई की जो कहानी हम लोग सुनते थे कि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार रहते हैं, समुद्र के किनारे बसा हुआ, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग होती है। तो ये मेरे मन में भी था। और हम कहे कि भाई जो भी है, तो दाल है, सब्जी है, कहे कि दाल और सब्जी लेते आओ, खाए। तो हम खाए हुए खाना उन्हें खा के 1 हफ्ता तक रुके रहे वहाँ। फिर किसी ने किसी तरह से फिर हमारी वो लेके गए, हमारे मित्र जो है अपने घर गए, उनके घर पे गए, तो बहुत अच्छा घर में रहे, स्वागत सत्कार बहुत अच्छा। देखिए, गॉडफादर मिल गया। एक बात जीवन में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सब जी, जीवन में कभी भी आपको पैसा हो तो अहंकार नहीं होना चाहिए। पैसा हो तो अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सच्चाई है उन लोगों के पास जो पैसा होता है, रियल में जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास अहंकार होता ही नहीं है। अब पैसा मैं कौन हूँ? अब पैसा हो तो शौक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, शौक करिए, शौक करिए आपका। अरे क्या बात करते हैं, करिए एकदम खुल के अपना खर्चा करिए। हाँ, जो मर्जी है, जो पूरा दुनिया का जितने है सब पहनिए, क्षमता है तो क्या दिक्कत है? खुद कमाए हैं, खुद पर खर्च कीजिए। क्यों डर किस बात का? बिल्कुल, किस बात का डर? अच्छे बाल बच्चे होंगे तो फिर वो, अरे बाल बच्चे के साथ मतलब आप भी करिए, बाल बच्चों को भी करिए, सबके साथ अपना करिए, ये आपका अधिकार है भाई। बिल्कुल, ये कैसे कोई छीन सकता है? बिल्कुल, लेकिन अहंकार नहीं होना, अहंकार नहीं होना। तो उस परिवार में हमने देखा कि बड़ा मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिला।
तो हम लोग गए थे, वो बड़ा परिवार, बड़ा घर, बड़ा कोठी, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया जी कि इतने बड़े लोग हैं और हमको कैसे एडजस्ट हो गए, हमको पता ही नहीं चला। घुल मिल गए। हाँ, देखिए ये उस परिवार की काबिलियत है जी। उस परिवार की काबिलियत है। वो सब समझते हुए कि बेचारा गांव से आया हुआ है और ऐसे ऐसे डरा हुआ है, ऐसे वैसे, लेकिन हमको अपने परिवार में ऐसे मिल गए हम कि हम बहुत बिल्कुल लग गया कि कंफर्ट जो है, बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ गए, comfort मतलब zone अपने घर जैसा हो गए। फिर धीरे धीरे रहने लगे और उनके साथ अब कहिए कि एक तरह से मेरे आने से उनका भाग्य और मजबूत हुआ कि उनके आने से मेरा तो भाग्य जरूर मजबूत हुआ। वो कहते हैं कि एक दूसरे से भाग्य तो कुछ ऐसी डीले हुई जिसमें काफी पैसा मिला। अच्छा, पैसा भी मिल गया? हाँ, और पहली बार पैसा मिला तो हमको नहीं पता था। हाँ, लेकिन मेरे से जो डील में बैठे, वो डील जो उनसे जो डील कर रहे थे हमारे मित्र, हमारे भाई, उनसे ज्यादा डील हो गया। अच्छा, उस पे अब हम जाने लगे, कहे कि अब हम घर जाते हैं, बहुत दिन हो गया। अब पिताजी लोग जो हैं घर में लोग चिंता कर रहे होंगे, थोड़ा घूम के आते हैं। तो उसमें तो संवाद कैसे होता होगा? मोबाइल तो था नहीं? मोबाइल एक पीसीओ था हमारे गांव में, तो पीसीओ से फोन करिए, फिर कोई जाता था बुलाने, बुला के आता था तो बात होता था। अच्छा। हाँ, तो उस समय पीसीओ के बिहार में बहुत जमाना था, पीसीओ का जमाना। हाँ, उस समय दूर दूर से लोग लाइन लगता था भाई। पीसीओ वाले उस समय पैसा कमाता था। बिल्कुल। उस समय पीसीओ पास कराने के लिए क्या कहते, कहाँ से पैरवी जुटाते थे कि हमको पीसीओ बहुत। तो पिताजी तो पूछते होंगे ना, माँ पूछती होंगे, बम्बे काहे के लिए चले गए बेटा? वो तो बाद में है, उसमें पता थोड़ी चला कि हम दिल्ली से मुंबई चले गए। अच्छा, ये पता नहीं चला था। हाँ, देखिए हमारा घर संपन्न परिवार है जी, अच्छे परिवार से हम आते हैं। मतलब हमारे ये नहीं है कि मतलब वो है, लेकिन किसान परिवार से आते हैं और एक टीचर के जो है बेटे हैं, तो आप समझते हैं कि टीचर होना बड़ी बात होती है। मेरे पिताजी कहते हैं कि यदि हमारे अंदर शिक्षक का गुण है तो मेरे बच्चों के अंदर भी वही संस्कार होना चाहिए। बिल्कुल, ये सिखाते हैं और उन्हीं का देन है कि जो भी है हम यहाँ तक पहुंचे हैं। शिक्षक को देने वाला गुण भी होता है। राज चौबे के पास ये गुण है, दूसरे को देने वाला। बहुत देते हैं। अच्छा, कितना दिए हैं, इतना कितने लोगों को दिए हैं। अच्छा, और आज भी देते रहते हैं ज्ञानेश्वर जी। गरीब बच्चों को, बहुत गरीब बच्चों को। आज देखिए 10,000 बच्चों को तो बिहार में बक्सर जिला में पढ़ाते हैं। 10,000 बच्चों? हाँ, गरीब बच्चों को। हाँ, अच्छा। जो दलित बस्ती में जितने बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, जो कूड़ा फेंकते हैं, आज उसको अपने रख के पढ़ाते हैं। कई जगह बक्सर जिले में कई सेंटर मेरा चल रहा है। कोई जात में भेद नहीं करता, कोई जात में भेद, कोई जात में भेद। जात किस नाम का? वो बच्चे हैं, उसका क्या जात है? बिल्कुल, इंसान बनाओ, अच्छे इंसान बनाओ। अपने धर्म के बारे, अपने संस्कार के बारे में, अपने सनातन के बारे में उनको सिखाओ और खासकर बक्सर के बारे में सिखाओ। बक्सर के बारे में। खैर, तो चलिए हम वहां थे कि आपको चलते समय पैसा मिल गया। 25,000 पहले मिला था, इस बार कितना मिला? इस बार जब हम आए तो उस समय सहारा की फ्लाइट से दूसरी बार हम आए। हाँ, बिल्कुल, मतलब लगभग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो उस समय 5 लाख का अमाउंट। 5 लाख रुपया? अरे उस समय हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 5 लाख रुपया लेके आए होंगे तो बाबूजी माँ ने तो पूछा होगा, नहीं कहाँ से ले आए? कुछ दिन तक तो बताइए नहीं किए, नहीं किए, डर के मारे पेटी में रखे रह गया। माँ को फिर दिए, माँ को भी हैरान हो गई। हाँ, माँ को हैरान होने के बाद फिर जो है कुछ दिन बाद पिताजी को बताई, तो पिताजी जो है थोड़ा सा, तो पिताजी को तो लगने लगा कुछ तो धंधा तो गलत नहीं करने लगा। कई बार लोग लगता है सबको कि कहीं ना कहीं हर माँ बाप को लगता है कि बच्चा कहीं गलत रास्ता पे तो नहीं चला गया है, इतना जल्दी और इस तरह से कैसे आ गया ये सब। माँ को बताने में भी पिताजी को कई दिन लगा। हाँ, कई दिन लगा। ऐसी बातें हम घर में प्राय देखते हैं कि जब माँ होती हैं या पति पत्नी होते हैं तो पत्नियां जब रात में पति का पैर दबाती है तब यह राज यही हुआ अभी। और पिताजी हमारे बड़े स्ट्रिक्ट वाले हैं जी, तो हमेशा नॉर्मल जो है प्रक्रिया जो है ये नहीं था ना जी। हाँ, बिल्कुल नहीं था, नॉर्मल किसी के लिए नहीं था। आप समझिए तो नहीं था ना। हाँ, दिल्ली में सुबह बूट खाने वाला आदमी, चना खाने वाला आदमी अचानक 5 लाख रुपए लेकर चला आता है। ये जो भी कहिए, तो उसके बाद फिर हुआ, फिर पिताजी को समझाए, फिर पिताजी उनसे बात किए। ओ, पिताजी ने बात की? हाँ, तब विश्वास नहीं हुआ। तब जब ये सब बात होने के बावजूद सब हुआ, तब धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ। फिर हमारा अपना एक जीवन का रफ्तार निकला। फिर मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है, और कुछ करने के बाद फिर अपने यहाँ आना है, फिर बिहार आना है, और कुछ बिहार के लिए, कुछ अपने जिले के लिए कुछ करना है। तो ये मेरे दिमाग में शुरू से था, ये शुरू से था कि बिहार लौटना है। और आज भी ज्ञानेश्वर जी दिल्ली में अपने बिहार वालों के लिए, अपने लोगों के लिए आप बहुत करते हैं। और जो भी कहें से कि देखिए हम जिस परिस्थिति से निकले हैं ना ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल, जिस सिचुएशन जो है, जिस परिस्थिति से हम निकले हैं, उस परिस्थिति में हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है जी, संघर्ष, ये मैंने संघर्ष क्या होता है, ये मैं देखा हूँ। आज के दौर में तो
बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी को मदद नहीं करते हैं। जी। ये आज के दौर की सही आज के बता दौर, रहे हैं, बिल्कुल। नहीं करेंगे हाँ। कोई। उस समय करते थे, कमाना जानते थे, खर्च करना नहीं जानते आज के लोग। उस जमाने में करते थे, पुराने जमाने में लोग। उस समय जमाने में दो चीजें होती जी। थी, आपको मदद करने वाले कोई ना कोई मिल जाता था। कोई ना, अरे भाई शादी विवाह में गांव में होता था, पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी। हाँ, अब पहले गांव में देखिए माहौल क्या था, आज माहौल बहुत बदल गया है गांव बिल्कुल। का। उस समय शहर में भी आपको हाथ पकड़ने वाला कोई मिलता था, हाँ, इमोशन था, एक भावना था मदद करने का। जी। आज के डेट में बहुत कम भावना रह गया है, भावना है ही नहीं। है ही नहीं। आप शहर में जाइए, स्वार्थ है। कोई यदि कुछ एक्सीडेंट से कोई परेशान है, कोई गिरा हुआ है, तो कोई किसी को उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल। कोई परेशान है, कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। ये तो भावना आ गई, पहले ये नहीं थी। तो मैं उस समय गुजरा हूं, जब देखता हूं कोई लड़के को, चाहे किसी को, कि लड़का ये परेशान है जी, तो मुझे तकलीफ होता है। बिल्कुल। तो मैंने जो है उसको कुछ ना कुछ अपने आके जी, चल के गाड़ी रोक के आप पैदल भी जाता है। कई लड़के ऐसे हैं, देखते हैं कि बेचारा परेशान है, बैग धरा हुआ है। एक लड़का एक दिन दिल्ली में बर्गर खा रहा था, हमको लगा कि बहुत परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है, पीछे बैग रखा हुआ था। तो मेरा इमोशनल आदमी है, बहुत इमोशनल आदमी है। बिल्कुल। तो मैंने उस लड़के को, मैंने गाड़ी रुकवाया, मैंने पूछा क्या करते हो, तो कहता है कि सर हम खाना देते हैं सबको। तो कहे कि यहाँ का कि सर टाइम नहीं, डिलीवरी बॉय है। हाँ, टाइम नहीं मिलता है सर। तो कहने कितना महीना मिलता है, कहते कि सर 5-6 हज़ार रुपये मिलता है। तो बड़ा वो कहानी बताया कि मेरे पिताजी का तकलीफ बहुत है, कुछ कर नहीं पाते हैं, माँ बीमार है, बहन शादी करने लायक है। तो मैंने उसको मदद किया, मैंने मदद किया और उसको हौसला दिया। फिर मैंने उसको 15 दिन, महीने दिन बाद उसको नंबर लिया, मैंने उसको एक अच्छे जगह पे जॉब लगा दिया, और आज वो बड़ा काम कर रहा है। अच्छा राजकुमार चौबे जी, इस बात का दर्द नहीं होता है आपको? देखिए, आप तो बक्सर से आते हैं, गांव को भी समझा, गरीबी को भी देखा और अमीरी भी देख रहे हैं जी, कि आज भी 5,000, 6,000, 8,000 रुपया कमाने के लिए बिहार के लोगों को दिल्ली, सूरत, मुंबई, चेन्नई जाना पड़ता है। यह कष्टकारी आज भी है और बहुत संघर्ष है। अरे महाराज, भाई, बिहार जो है ना आज के डेट में और पहले भी, थोड़ा सा नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में केवल रोड सड़क जो बदला जी, विकास हुआ, बिल्कुल, इसमें हम जरूर मानते हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। बिजली नहीं थी, हर घर में बिजली आने लगा, किसानों को बिजली मिलने लगा, सब कुछ मिलने लगा, 24 घंटे कहीं भी आ जा सकते हैं, और कहीं भी आ जाते हैं। लेकिन रोजगार के मामला में कोई मजबूती कदम बिहार सरकार अभी नहीं उठाई है। जिस तरह से हमारे बिहारी प्लान, आपको देखना है जी, आप जाइए स्टेशन पे, दिल्ली स्टेशन, कौन लोग हैं जो दिल्ली में जाते हैं भर भर के, बिल्कुल, ये कौन लोग हैं जो गाली सुनते हैं बाहर में, मुंबई में, दिल्ली में, महाराज पीटा जाता है, गाली देते हैं लोग, उन लोगों से क्या क्या काम करवाते हैं। यही नहीं, आप ये मजदूर की बात हम नहीं करते हैं भाई जी, हम ये भी बात कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी स्थिति यही है। उनकी, हाँ बिहारी है, हाँ बिहारी है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमए किया हुआ, कई लोग हैं जो गार्ड की नौकरी करते हैं और नीचे बैठ के 10,000 12,000 रुपए की नौकरी करते हैं, जीवन नहीं पलता है, मजबूरी है, क्या करे, बिहार में कुछ नहीं है। और एक छोटे से कमरे में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या स्थिति है, एक कमरे में बीमारी हो जाती है, पीने का शुद्ध पानी उस हर जगह पे नहीं होता है जहां लोग रहते हैं जी, खाना आते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, खाना कैसे कैसे कच्चे पक्के बना के जाते हैं, संघर्ष करते हैं। आज हमसे कई गुना अच्छा स्टेट उत्तर प्रदेश है, हो गया माने बिल्कुल, बहुत मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आज के डेट में राजस्थान, उड़ीसा सबसे पिछड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल, उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ, आपसे भी पिछड़ा हुआ राजस्थान आज कहाँ चला गया। हमने सुना राजकुमार चौबे, जब कोरोना का काल था, पहला जो आवेग था, दूसरा आवेग था, पहली लहर, दूसरी लहर, उस जमाने में जो दिल्ली में फंसे हुए थे बिहारी, और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आप मदद के लिए आगे आए। हाँ, बहुत मदद किए। अरे मदद किए कि वहां हमने खड़े होके जी, अपना ये भी परवाह नहीं किया, लोगों को काफी मदद किया जी, मैंने खाना खिलाया, राशन दिया, बच्चे को पानी पिलाया, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। अरे उस बच्चे को क्या है कोरोना, वो तो देख रहा है कि क्या हो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, धूप में माँ लेके बैठी हुई है, माँ रो रही है, माँ देख के, बाप रो रहा है, पानी आंख से चू रहा है, गरीबी देख के। क्या माहौल था महाराज उस समय, मुझे लगता था कि दिल फट जाएगा। अरे जीवन में तो एक ही बार मरना है भाई साहब, जीवन में एक ही बार, और समाज सेवा का इतना बड़ा मौका मिला हुआ है ऐसे लोगों का, तो मैंने काफी सेवा किया, यहाँ भी किया। जब बिहार आया तो भी मैंने बहुत सेवा किया। कई बार कितने हमारे मित्र लोग थे, इनको हॉस्पिटल तक, जब डॉक्टर कहता था कि कोई हॉस्पिटल में मत घुसिए, तो हमने हॉस्पिटल में भी जाकर मदद किया, अब मैंने भर्ती करवाया, एडमिट करवाया लेके। देखिए ये सब अब करना चाहिए जीवन में यदि है तो, कहे से कि हम लोग जो है ना इसी जीवन से निकल के गए हैं, और यही जीवन था जो बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला में, हमारा बक्सर जिला तो बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ आज के जिला। हाँ,
देखिए, आप बक्सर की बात कर रहे हैं और आप बक्सर में जो संस्कृति है, बक्सर का जो इतिहास है, आपको क्या लगता है कि भाई बक्सर जहां होना चाहिए था, जो आपने बात की अयोध्या की, काशी की, वृंदावन की, प्रयागराज की, मथुरा की, उसके मुकाबले बक्सर पिछड़ा रह गया? बक्सर पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बक्सर का आज सबसे पिछड़ा हुआ बिहार का जिला है जी। बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। यदि ज्ञानेश्वर जी आप गए होंगे बक्सर की स्थिति आप देख लीजिए जी। बक्सर का पौराणिक इतिहास क्या है? भगवान श्री राम ने बिल्कुल, भगवान विश्वामित्र की नगरी जी, जिनकी आयु 2 लाख साल थी जी, ये आपको मिल जाएगा तथ्य जो है। आप 2 लाख आयु उनकी थी और अयोध्या से पहले बक्सर का इतिहास है। अयोध्या से पहले बक्सर का इतिहास, अयोध्या से पहले। लेकिन रामलला का जन्म तो वहीं हुआ था। वही कर्म भूमि तो यही थी ना। बिल्कुल। भगवान राम कहां से बने? बक्सर से बने। भगवान राम जो है राम बने बक्सर से। भगवान राम की कर्म भूमि है बक्सर, जहां तरका वध हुआ, माता अहिल्या का उद्धार यही हुआ। आज च्यवनप्राश आप खाते हैं, दुनिया में सारा च्यवनप्राश कंपनी जो है आज की डेट में करोड़पति खरबपति कुल कंपनी हो गई। आज कहां से कहां चली गई च्यवनप्राश बेच के। च्यवनप्राश बनाने वाले कहां के थे? बक्सर। च्यवन ऋषि चौसा के और बक्सर के थे जी। वामन अवतार कहां हुआ? बक्सर में हुआ। लेकिन वो कहां है? एक जेल में कैद करके रखे हुए हैं लोग। यदि हमारा यही मांग है कि बक्सर जिस चीज के लिए जाना जाता है उसका विकास उस तरीके से होना चाहिए। राम रेखा घाट का विकास हो गया। राम रेखा वो हम लोगों ने बहुत विरोध चिल्लाए बक्सर को लेके। तो 25 साल में पहली बार मुख्यमंत्री गए तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि मतलब हम लोगों की जो लड़ाई जो है सरकार सुनी और जाके वहां कुछ चीजें अच्छा हुआ है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि बक्सर रामरेखा घाट है, मतलब सबसे बड़ा घाट है जी। बिल्कुल। और वहां दूर दूर से लोग नहाने आते हैं। वहां चेंजिंग रूम नहीं था भाई साहब। चेंजिंग रूम नहीं था। और देखिए यही प्रयागराज ने कहता है कि लोग कह ही रहे लोग कि 3 लाख करोड़ का महाकुंभ। अब आते हैं बता जी। 3 लाख करोड़ का बजट हुआ। आज आप देख लीजिए काशी का विकास जी। बिल्कुल। आज वहां के एक चाय बेचने वाला, एक फूल बेचने वाला, एक वहां सब्जी बेचने वाला, एक ऑटो रिक्शा बेचारा चलाने वाला, वो पर मंथ जो है 50,000 रुपया कमाता है। बिल्कुल। आप जाके देखिए। बिल्कुल। सारे होटल खुल गए। 5,000 जगह नहीं है सर। 5,000 रुपए का होटल 20,000 रुपए जगह नहीं है भाई साहब। जगह है ही नहीं, जगह नहीं है आज होटलों में। प्रयागराज का देख लीजिए आप, सारी दुनिया देखी है जी। बिल्कुल। एक नाविक जो है 30 करोड़ रुपया वो तो कमाया, जो मुझको लेके गया था। अच्छा, आप महाकुंभ महाकुंभ होके गए थे वहां, मैंने नहाया। वो का सारा पाप धो लिया आपने? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। अभी कहाँ कोई पाप किया है? अच्छा, अभी तो जो पाप किए हैं उन लोग ये सब करे जो बक्सर के लिए, जो बक्सर को ठगे हैं। बक्सर को ठगा भी? अरे महाराज, सदियों से बक्सर को लोग ठगे हैं। बक्सर के नाम पे लोगों ने अपना घर बनाया। बक्सर के नाम पर घर बनाया? हाँ। अरे बक्सर में मंत्री बने, MP बने, बक्सर के नाम पे बक्सर को ठगे। अच्छा। तो बक्सर को जब ठगे तो क्या करेंगे? ठगने के लिए विकास करने आए थे तो बक्सर का विकास नहीं होता जी। आज हमको संगठन बना के बक्सर की लड़ाई लड़नी पड़ती। खाली बक्सर को इसलिए लिया जाता है कि बक्सर एक ऐसा ही लोग जिला समझते हैं कि कोई भी आएगा टिकट लेगा और वहां से। अब बक्सर का कोई नहीं आता है, दूसरे भी। हाँ, सब बाहरी आता है। अच्छा। कि बक्सर का जाओ, टिकट लो, जीतो। बिल्कुल। कोई माई भाई बक्सर का नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बनाओ बक्सर को, कहते रहो कि नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। महाराज एक एम्स जो है हमारा हटा के कहीं और चला गया और कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला, जबकि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे। हाँ। अब आप महाराज वो कितना शर्मनाक बात है, आप बताइए। आप बताइए कितना शर्मनाक बात है। अरे महाराज, जिस चीज के लिए जहां से MP उसका तो कुछ तो विकास कर दो। बिल्कुल। कुछ तो विकास कर दो वहां का। बिल्कुल। और जीवन में देखिए, राजनीतिक हो आदमी या सामाजिक जीवन में जी, तो उसका पहला कर्तव्य यही होता है। और एक बात और बताते हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे सनातनी महापुरुष हैं और जो कि सदियों में ऐसे, हम बोले भी हैं कि सदियों में ऐसे महापुरुष आते हैं। अच्छा। जो सनातन की रक्षा करने के लिए और अपना जो है सनातन धरोहर को वो खोज के उसको संवार रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मानते हैं आप? हाँ, नरेंद्र मोदी के सनातनी विचार को बहुत मानते हैं और उन्हीं के चलते आज भारत जो है सनातन का एक नया अलग लिख रहा है। अच्छा। एक अलग जो है जोश आया और एक अलग ताकत बनी इस देश में।
और देश में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया था। आज तक नहीं आज तक नहीं हुआ। अच्छा। होगा भी नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। ऐसे महापुरुष सनातनी आज तक नहीं हुआ जिन्होंने बिहार के साथ साथ आप कहिए एक तरह से कई धार्मिक नगरी, हमारा बक्सर की लड़ाई यही है। हम ये कहते हैं कि आज के डेट में उनको ये बताया गया होता कि बक्सर का जो है इतना बड़ा महिमा है, इतना बड़ा पौराणिक धरती है, इतना बड़ा ये है, तो आज हमारा बक्सर का भी रूपरेखा अलग होता। यदि नरेंद्र मोदी को मालूम हो गया होता। हाँ, तो कहे से लोगों ने बताने की कोशिश, अरे उनके बगल में बैठने वाले लोग नहीं बता पाए। अच्छा, केवल कहने के लिए सनातनी, खाली कहने के लिए। अच्छा। अरे बक्सर के लिए वो आज के डेट में सबसे बड़ा, हम तो कहते हैं बिहार का धार्मिक राजधानी है बक्सर। बिहार का धार्मिक राजधानी बक्सर है। यहाँ 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे। अच्छा। इसका इतिहास है, साक्ष्य है। और दूसरा नंबर कि यहाँ पे जितना हम लोग पंचकोशी, आप जानते होंगे पंचकोशी, ये हिंदुस्तान में 3 जगह लगता है। अच्छा। एक बक्सर लगता है, एक बनारस लगता है, और एक जो है नासिक लगता है जी। यहाँ लिट्टी चोखा का होता है प्रोग्राम बक्सर में। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग, बहुत दूर दूर से लाते हैं। तो सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया बक्सर पर, कुछ नहीं दिया। महाराज वहां का जाके देखिए सीवरेज का हाल, वहां के गली का हाल, वहां के सड़क का हाल, शहर के अंदर की स्थिति देख लीजिए। आपको लगेगा कि कहां हम आ गए, कहां आ गए। इसलिए कि उसमें सरकार का हम दोष नहीं देते। ऐसे में बक्सर लोग आएगा क्यों, जब यहाँ के इतिहास को, यहाँ के गौरव को, यहाँ भगवान श्री राम के जो पद चिन्ह है उन्हें देखने क्यों आएगा, जब इतनी गंदगी होगी और जब कोई व्यवस्था। यही तो कहते हैं जी, क्यों देखने आएगा। अच्छा। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से आज गया का विकास हुआ, राजगीर का विकास हुआ, बिल्कुल नालंदा के बारे में जिस तरह से हुआ, उस तरह से बक्सर का होगा तो पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। तो पर्यटन का सरकार में बढ़ोतरी नहीं होगी, राजस्व में एकदम होगी। कितने लोग आएंगे और इसके माध्यम से कितने लोगों का रोजगार मिलेगा, ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल। और हमारा बिहार का विकास होगा जी, बक्सर का विकास होगा और बिहार का होगा। और देखिए जहां जहां सनातन का ताकत है वहां देख लीजिए कितने लोगों का रोजगार मिला है। आप अयोध्या चले जाइए जी, वहां दुनिया, बॉम्बे से दिल्ली के बड़े बड़े रियल एस्टेट, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े ये सब, क्या हो गया अयोध्या, क्या हो गया। हाँ, कहां से जाइए, कहां से कहां पहुंच गया उसकी इकोनॉमी। अरे हमारा इकोनॉमी सनातन के इर्द गिर्द ही घूमती है। हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि है, भारत का इतिहास है हमारा यही। तब तो आप जो कह रहे हैं कि बक्सर का पिछड़ापन और बक्सर पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बक्सर के साथ नाइंसाफी की, तब तो आपको मुख्य धारा में आकर राजनीति करनी होगी और चुनावी रास्ता अख्तियार करना होगा। नरेंद्र मोदी को मानते ही भाजपा से प्रेम है आपका, भाजपा में है? देखिए भाजपा से मतलब मोदी जी की विचारधारा जो है, अमित शाह जी की विचारधारा, योगी जी की विचारधारा, नीतीश कुमार की विचारधारा, ये सनातन की सबसे बड़ी विचारधारा है जी। और हम चाहते हैं कि इसमें हमारा बक्सर का भी ये विकास इस तरह का हो और ध्यान माने यही हम कराना चाहते हैं कि बक्सर की जो महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर की मांग है। अच्छा, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर, हाँ, ये कॉरिडोर बने जी, शोध केंद्र बने। हाँ, बड़ा जगह भी है जी, वहाँ बहुत बड़ा जगह है, तो वहां बने। कई बार, एक बार तो कहानी कुछ लोग हमको बता रहे थे, हम नाम नहीं लेंगे। अच्छा। उस समय के मंत्री थे कैबिनेट में मोदी जी के, कुछ बाहर के लोग आए साउथ से बक्सर को घूमने के लिए कि रामरेखा घाट में हमको घूमना है, भगवान राम का पच्चीन का दर्शन करना है जी। तो गाड़ी से बस और ये सब लेके घुमाने के लिए कोई गया ही नहीं, बेचारे कोई गया ही नहीं, अपने ऑटो लेके घूमे लोग। अच्छा, अपने कुछ लोगों से गांव, वहां शहर के पूछ के लोग गए दर्शन करने के लिए कि कहां कहां है। हाँ, साउथ से लोग आए थे। अच्छा, जो अयोध्या दर्शन करने आएगा वो भगवान राम का कर्म भूमि बक्सर में उतना ही भीड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप कॉरिडोर बना। और सुन लीजिए, बनारस जो है और बक्सर, ये आपको भी बता देते हैं कि उत्तरायणी नदी केवल 2 ही जगह बहती है, एक बक्सर में और एक बनारस में जी। दोनों मोक्ष की धरती है, दोनों मोक्ष की। और स्कंद पुराण, शिव पुराण में सब में वर्णित है बक्सर के बारे में। अच्छा, आप देख सकते हैं गूगल में भी बक्सर का इतिहास जी, पौराणिक इतिहास। लेकिन बक्सर के बारे में क्या बताया जाता है? बक्सर का युद्ध और चौसा का युद्ध। हाँ बिल्कुल, जो मुगलों के लिखा जाता है लड़ाई, उसी की लोग यही जानते हैं। यहाँ तक कि बक्सर के बारे में बिहार के भी लोग, बहुत लोग नहीं जानते कि बक्सर किस लिए जाना जाता है। और बक्सर के लोगों को ही दूर कर दिया गया, उन्हें ही नहीं बताया जाता है। आप देख लीजिए, उन्हीं को नहीं बताया जाता, उन्हीं को नहीं बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता है। खाली आप जाइएगा तो लिखा होगा कि विश्वामित्र की नगरी में आपका स्वागत है। हाँ, लेकिन हम ये मांग करते हैं, हमने मांग ये कर दिया है कि हम
अब बक्सर का नाम जो है विश्वामित्र नगरी होनी चाहिए। अच्छा, बक्सर का नाम हम विश्वामित्र हाँ, ये मैंने आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जैसे इलाहाबाद का नाम ये बक्सर को हटा दिया जाए जी। ये विश्वामित्र नगरी है जी। ये विश्वामित्र ही नगरी का नाम है, बिल्कुल, बक्सर नहीं, विश्वामित्र नगरी होनी चाहिए। विश्वामित्र नगरी, हाँ, विश्वामित्र नगरी जी। और ये सबसे पावन और पुण्य की धरती है। बिल्कुल, ये ऐसी धरती है जहां से भगवान विश्वामित्र जी लेके गए प्रभु श्री राम को जनकपुर तक जी। जब यहां से तड़काबद्ध हुआ, तड़काबद्ध बक्सर में ही हुआ जी, तो यहां से उनको लेके गए कहां? जनकपुर तक जी, जहां उनका विवाह हुआ माता सीता के साथ जी। और फिर इसी रास्ते से होते हुए फिर जब अयोध्या गए तो विश्वामित्र हमारे रामायण में प्रभु राम में बहुत बड़ा योगदान है जी। बिना, हम तो कहते हैं कि बिना महर्षि विश्वामित्र जी का रामायण पूरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर जगह चौपाई में देख लीजिए, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, विश्वामित्र जी के बिना रामायण की कोई मतलब नहीं है जी। तो विश्वामित्र ही को आप ऐसे करके रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा बक्सर के लोग? अब तो हम कहते हैं कि बक्सर के लोग अब जाग गए हैं। हाँ, एकदम जाग गए हैं। अच्छा, आप लगे हुए हैं? पूरी तरह से लगे हुए हैं। हाँ। एकदम जन जन को जगा दिए। हाँ, अभी हमारा 23 मार्च को माता अहिल्या का जो है वहां भी मेरा प्रोग्राम है। अच्छा, हाँ, तो वहां भी देखिए, हमको लोगों से जाके मिले हैं हम, वहां अहिरौली गांव है, वहां से लोगों से मिले तो लोग क्या बताते हैं, वहां कहते हैं कि कई नेता और कई विधायक जो हैं वहां ये कह के आए कि यहाँ मंदिर का निर्माण कराएंगे, चंदा देंगे, दर्शन करने गए, लेकिन वो लोग कुछ नहीं दिए। लोग अपने चंदा बना के गांव के लोगों ने उस मंदिर को बनाया है। अच्छा, मैंने आश्वासन देकर लोग नहीं, आश्वासन देकर कुछ नहीं किया। अब बताइए माता अहिल्या का बिल्कुल मतलब कितना हमारा रामायण में और हमारे धार्मिक उसमें कितना योगदान है माता अहिल्या के बारे में, बिल्कुल बताइए। तो ये ठीक है, आप तो ठीक है गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं, लेकिन ये जो व्यापक मुहिम है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बक्सर के लोग आपके साथ जुड़ जाए, क्या जरूरत होने पर आप चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, अभी तो मेरा ऐसा कुछ मानसिकता नहीं है। हाँ, अभी बक्सर को देना है, अभी बक्सर को ये चुनाव लड़ना बहुत छोटी बात है। बहुत छोटी बात है? तो ये चुनाव इसके सामने छोटी बात है चुनाव अच्छा लड़ना। हम तो बक्सर को जगाने आए हैं कि बक्सर को लोग को अब जगना है। हाँ, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हाँ, अब बाहरी लोग बहुत राज कर लिए। हाँ, जो आदमी आता है मुंह उठा के बक्सर चला आता है। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा बक्सर बाकी है। हाँ, मथुरा बक्सर बाकी है। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा बक्सर बाकी है। विश्वामित्र के राम को लाना है, बक्सर में लाना है। विश्वामित्र के राम को लाना है, विश्वामित्र के राम को बक्सर में लाना है। हाँ, अच्छा, तो वो हमको चाहते हैं कि युवा काल का भव्य मंदिर बने, उसमें सारा कुछ हो हमारा, जिसमें बक्सर की पहचान है, उसके अंदर सारा कुछ आएगा। माता अहिल्या का भव्य मंदिर वही बनेगी, उसी कॉरिडोर में। बाकी जो जहां है वो रहेगा, लेकिन एक कॉरिडोर में रहेगा कि हमारे बक्सर में लोग पर्यटन आए दुनिया से देखने के लिए, तो यहाँ हो। एयरपोर्ट बाकी जगह मिला, लेकिन बक्सर को काहे नहीं एयरपोर्ट मिला? बक्सर को क्यों नहीं मिला? आप बताइए काहे नहीं मिला? बक्सर गंगा किनारे बसने वाला सबसे पुराना और सुंदर नगर है। मेडिकल कॉलेज मिल गया आपको? कुछ नहीं मिला। मेडिकल कॉलेज, हाँ, अरे मेडिकल कॉलेज कहां से मिलेगा भाई, जब मेडिकल कॉलेज देने वाले लोग ही नहीं बिहार के हैं, बिहार से प्रेम ही नहीं है, जो एमपी एमएलए बनते हैं वो बिहार के है ही नहीं है, तो बक्सर के है ही नहीं है, तो बक्सर के कहां से मिलेगा? तो बक्सर के बेटों को ही जागना होगा, चाहे रात जॉब जाएंगे या फिर जो दूसरे लोग। बक्सर के बेटा को ही चुनाव में आना चाहिए। हाँ, और बक्सर के बेटा को ही चुनाव लड़ना चाहिए, और वहीं के स्थानीय लोगों को ही, स्थानीय लोग। हाँ, और मैं ये भी कहता हूं कि जिसमें राम का शक्ति और विश्वामित्र का आशीर्वाद होगा, तो वही जो है राम की भक्ति, विश्वामित्र की शक्ति, हाँ, वही चुनाव बक्सर में अब लड़ेगा। हाँ, बाकी अब कोई मतलब नहीं है बक्सर का। हाँ, बहुत लोगों ने ठग लिया। हाँ, बहुत ठग लिया भाई साहब। अच्छा, बहुत बक्सर को ठगाए हम लोग। कई कैबिनेट मंत्री रहे, और सारे कैबिनेट मंत्री जो हुए प्रधानमंत्री के सब करीबी रहे। हाँ, बिल्कुल करीबी रहे। कई कैबिनेट मंत्री हुए, आप बहुत बड़ा नाम वाले रहे, दहिना हाथ रहे जी, कई कैबिनेट मंत्री, लेकिन आज तक बक्सर का विकास नहीं हुआ। बक्सर का क्या कारण रहा? और जबकि मुझे लगता है कि बक्सर के लोग दुनिया भर में फैले हैं। यदि आज बक्सर की बात हो तो दुनिया भर में फैले लोग, चाहे राज चौबे हो चाहे दूसरे लोग हो, खुले हाथ से और खुले मन से मदद भी करेंगे और हर तरह की मदद करने को तैयार हो जाएंगे। आज आ रहे हैं लोग जी, इस मुहिम में आ रहे हैं, और हमारे बक्सर के यहां तक कर रहे हैं कि हमारे जितने बक्सर के गरीब बच्चे जी और हर तरह के लोग, हाँ, आज हमारे साथ ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई ये क्या कारण है कि हमारा बक्सर जो है इतना पिछड़ेपन का कारण रहा। बिल्कुल, अरे भाई हमारा सरकार जो है आज 30 साल से सरकार तो
हम लोग देख ही रहे हैं ना, कम से कम 2005 से तो नीतीश कुमार जी के सरकार में बिहार का बहुत विकास हुआ, नो डाउट बहुत विकास हुआ। जो मिलना चाहिए था वो मिला बक्सर को, लेकिन जो जरूरत था वो नहीं मिला। बिल्कुल, इसलिए नहीं मिला कि वो नेतृत्व करने वाला आदमी मजबूत नहीं है, वो अपना ही सिस्टम में लगा हुआ है। बक्सर में तो हम यहाँ तक सुनते हैं कि 40% तक ठेकेदारी में लोग, जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि हम 40% कमीशन जाता है एमएलए एमपी का, एमएलए एमपी का, ऐसे 40% कमीशन चल रहा है। ऐसे लोगों से हम सुनते हैं। बक्सर के बारे में देखिए, अब क्या है ना, चंपारण, लोग पहले चंपारण को जानते थे महात्मा गांधी की कर्मभूमि के बारे में जी, लोग सिवान को जानते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कर्मभूमि के बारे में। तो चंपारण अब गांधी के नाम से कम चंपारण मीट के नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। यही गलत बात है, गलत बात है, एकदम गलत बात। हाँ ठीक है ना, ये एकदम सही बात है। हाँ, जिस चीज के लिए देखिए, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा, बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि चंपारण महात्मा गांधी और बापू का जगह है। आज हम लोग गर्व से, और सिवान राजेंद्र प्रसाद, हाँ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो आज हम कहते हैं ना कि चरक की धरती है। लेकिन बक्सर के साथ एक बात है, यदि महर्षि विश्वामित्र की बात करते हैं तो एक और नाम है जिसका डंका अभी पूरे देश दुनिया में बज रहा है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। बक्सर के ही सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, पिताजी डॉक्टर रहे। प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं आप? बक्सर के बेटे, वो अभी बक्सर के बेटे। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में, बक्सर के बारे में अच्छी बात है कि हमारे लिए तो गर्व की बात है, बक्सर के हैं और देश दुनिया में भी बहुत सम्मान है उनका। बिल्कुल, ये कहीं ये नहीं है कि पहचान के, पहचान के संकट नहीं है जी। और हमारी शुभकामना है, आपकी शुभकामना है कि हमारे ही तरह वो भी छोड़ के जी बिहार के लिए लौटे हैं कि बिहार को एक अच्छा भविष्य दें, बिहार के युवाओं को एक अच्छा भविष्य दें और कुछ ऐसे मानसिकता के जो सदियों से जिसकी राजनीति चली आ रही है उसको बदलने की जरूरत है, फिर वहीं न जाएं हम। तो ये हम उनको बहुत शुभकामना देते हैं ऐसी सोच के साथ। और खासकर बक्सर का हर कोई व्यक्ति जो अच्छा करेगा उसके साथ आप, उसके साथ आप, तो वो करे जी। तो हमारे लिए शुभकामना यही है कि प्रशांत किशोर जी अपने मुहिम में आगे बढ़ें जी, ये सब है। लेकिन बक्सर के लिए जितना बड़ा पावर में रहे वो जी, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने भी कंजूसी कर। हाँ, बक्सर के जितना महान बड़े लोगों के बाप मोदी के साथ रहे, नीतीश, आज वो बक्सर का खाली विकास कर दिए होते और अपना बक्सर पर केंद्रित कर दिए होते तो आज प्रशांत किशोर कहीं और होते। प्रशांत किशोर ने यदि रोल मॉडल बना दिया होता कि देखो हमने बक्सर के लिए आज देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सनातनी प्रधानमंत्री, और ऐसा हम तो कहते हैं इस प्रधानमंत्री जी को कि एक तरह से वो संत हैं, किसी न किसी रूप में आए हैं इस धरती पे, वो सही बात है जी। आज तक उनके जो हम लोग देखते हैं उस चीज में वो कुछ ना कुछ तो है दैविक। अच्छा, वो तो कहीं नहीं है। वो जो बोलते हैं, जो कहते हैं, आज पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूम रही है। आज तो घूम ही रही है ना। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया के आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको किस तरह से वेलकम करते हैं। पूरा भारत का एक हर नागरिक देखता है इस बात को कि किस तरह से हमारा भारत कहाँ चला गया, हमारा हिंदुस्तान कहाँ चला गया। तो ये तो उनमें क्षमता है। और 140 करोड़ की आबादी वाली देश में और भारत को यहाँ तक पहुंचाने वाला, जहाँ विविध भाषा और विविध लोग हैं, फिर भी उनके लिए एक है। तो हमारी सनातन संस्कृति एक है जी, यह है ना। बिल्कुल, भाषा अलग अलग हो सकती है लेकिन सनातन संस्कृति तो एक ही है। अंतिम सवाल चौबे जी, 2025 में चुनाव है, क्या आपको लगता है बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी कि तेजस्वी यादव की किस्मत खुलने वाली है? अब इसमें तो जो अब हमको जो लगता है कि इसमें सरकार में अभी जो स्थिति है जी, इसमें एनडीए की ही सरकार बनेगी। एनडीए को ही एज प्राप्त, एनडीए ने बिहार को बहुत आगे लेके गया है, नो डाउट जी। बिहार को एक चंगुल से निकाला है और एक प्रगति के पथ पे लाया है और ये 100% है कि एनडीए ही सरकार बनाए, एनडीए ही सरकार बनाए, एनडीए ही सरकार। लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव से भी लोग भय खाते हैं, इसलिए कि बात करने का जो तरीका है वो जनता से ज्यादा हर आदमी से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। हर आदमी से कनेक्ट, खाली कुछ लोगों के साथ ही उनका है। बिल्कुल, लेकिन युवा पीढ़ी बीच में देख रहा था जी, जिस तरह से वो आए, जिस तरह से किए, तो लगा कि नहीं एक युवा नेता आया है। तो युवा तो हर जात का होता है। बिल्कुल, युवा तो हर जात का होता है। बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए हमको लगता है कि अब वो नहीं रह गया है, नहीं रह गया, अब वो नहीं करे। और राजनीति जो है परिवारवाद से आप ऊपर नहीं, दूर जाकर चला गया। हाँ, नहीं उठिएगा, थोड़ा सा सिस्टम नहीं कीजिएगा। तो अब लोग ये समझ गए हैं कि ये देश की राजनीति जो है ना, ये लोगों का ये परिवारवाद में ही चली गई है। बिल्कुल, और ये राष्ट्रीय राजनीति में
अब उसी लोगों को यदि लाइएगा कि जो आपके मन मुताबिक बोले, आपके हिसाब से रहे, उसको स्वतंत्रता दीजिए ना, को करे। यदि वो आपकी पार्टी में एक बड़ा नेता यदि कुछ करता है तो पार्टी का नाम होगा जी, आपका नाम होगा जी। अच्छे लीडर को बुलाइए। कुछ इनके ऐसे लीडर हैं जो रोज हमारे सनातन संस्कृति की गाली देता है, सनातन संस्कृति गाली देता है। लालू यादव ने कह दिया महाकुंभ तो फालतू है। हाँ, अरे अब बताइए, ये सब चीजें बोलना चाहिए। आपके घर में खुद पूजा पाठ इतना होता है और आप देवी छठ व्रत, अरे इतना पूजा पाठ हर व्रती होता है। हम तो कहते हैं कि सबसे पक्का सनातनी तो वही है जी। लेकिन फिर भी जो है इस तरह की बात, इनका एक मंत्री है, पहले एजुकेशन मंत्री चंद्रशेखर, उन्होंने क्या बोला, अभी क्या बोला, पहले भी क्या बोला। एक विधायक हमारे माँ दुर्गा को जो हजारों करोड़ों माता लोग और हमारे लोग आस्था का पूजा है देवी का, उसके बारे में क्या बोला। कहा है ये राजनीति का एक माध्यम है कि अपने ही समाज के, अपने सनातन को गाली देना जी, बदनाम करना। हाँ, ये बात ठीक नहीं है। तो लोग समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग समझने लगे हैं भाई साहब। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजकुमार चौबे जी से हमने आपकी मुलाकात कराई, बक्सर के लाल हैं और कह रहे हैं अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। बक्सर को जिन लोगों ने ठगा है अब ठगने नहीं देना है। बक्सर के बेटे जागेंगे, जरूरत हुआ तो हर लड़ाई लड़ेंगे। तो आज राजकुमार चौबे जी, फिर अगले किसी पॉडकास्ट में एक और किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।